साल का पहला मन की बात कार्यक्रम आज मन की बात का 109वां एपिसोड सुबह 11 बजे देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार में सियासी हलचल तेज, नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री पद से दे सकते हैं इस्तीफा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरा, 3 महीने में उनका तीसरा दौरा, चुनावी रणनीति तैयार करने की संभावना। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान आज हरियाणा के जींद में महाबदलाव सभा को करेंगे संबोधित। हरियाणा में केजरीवाल दिल्ली और पंजाब जैसी देंगे सुविधाएं। जलपाईगुड़ी से आज फिर शुरू होगी राहुल की न्याय यात्रा, बंगाल में चलेगा डोनेट फॉर न्याय अभियान। दिल्ली में ठंड से राहत, यूपी में कोहरा, कई राज्यों में बारिश का भी अलर्ट, विजिबिलिटी कम होने के कारण कई ट्रेनें हुई लेट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका देश की बात में। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर। एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे मन की बात के जरिए संवाद। जी हां, आज प्रधानमंत्री मन की बात करेंगे। सुबह 11 बजे मन की बात के जरिए संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह 11 बजे मन की बात के जरिए बातचीत यानी कि संवाद करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश की जनता से मन की बात करेंगे प्रधानमंत्री। आज मन की बात का 109वां एपिसोड होगा। आज मन की बात का 109वां एपिसोड प्रसारित किया जाएगा। नए साल का पहला मन की बात कार्यक्रम है आज, जिसकी शुरुआत सुबह 11 बजे होगी। सुबह 11 बजे मन की बात के जरिए संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से बातचीत यानी कि संवाद करते हुए नजर आएंगे। नए साल का पहला मन की बात कार्यक्रम है ये, और इसका 109वां एपिसोड आज प्रसारित किया जाएगा। मन की बात का 109वां एपिसोड प्रसारित होगा आज। अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो वही एक बड़ी खबर आपको पटना से बता दें, जहां पर लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में सियासी हलचल तेज। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में सियासी हलचल तेज। नीतीश कुमार आज सीएम पद से दे सकते हैं इस्तीफा। नीतीश कुमार की भाजपा के साथ नई सरकार संभव मानी जा रही है। नीतीश आज इस्तीफा देकर नई सरकार बना सकते हैं, अभी तक अनुमान लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि नीतीश आज इस्तीफा देकर नई सरकार बना सकते हैं। भाजपा के समर्थन से आज नई सरकार बना सकते हैं नीतीश कुमार। उनके साथ भाजपा के 2 डिप्टी सीएम भी शपथ ले सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष का पद भी भाजपा के कोटे में आ सकता है। राजद भी सक्रिय विधायकों को पटना में रहने के दिए हैं निर्देश। तो खबर अब आपको पटना से बता दें, जहां पर लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में सियासी हलचल तेज होती नजर आ रही है। नीतीश कुमार आज अपने सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। नीतीश कुमार की भाजपा के साथ नई सरकार संभव मानी जा रही है। अभी तक अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन सियासी अटकलें काफी तेज हो गई हैं, जहां पर आज नीतीश के सीएम पद से इस्तीफा देने की बात सामने आ रही है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि नीतीश भाजपा के साथ मिलकर एक नई सरकार बना सकते हैं और उनके साथ भाजपा के 2 डिप्टी सीएम भी शपथ ग्रहण कर सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष का पद भी भाजपा के कोटे में आ सकता है। कुछ इस प्रकार की संभावना जताई जा रही है। तो एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर आज नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं।
कुछ इस प्रकार के सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है और इस खबर से सियासी हलचल तेज होती नजर आ रही है, क्योंकि एक और देखा जाए तो कहीं ना कहीं नीतीश के आह्वान पर ही इंडिया गठबंधन का गठन किया गया था और उसके बाद जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं उससे पहले चुनावी अटकलें काफी तेज हो गई हैं कि नीतीश एक बार फिर से भाजपा का दामन थाम सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं बिहार में भाजपा की पकड़ तेज हो जाएगी और इसका अच्छा खासा जो परिणाम है वो भी भाजपा को मिल सकता है। आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को इसका अच्छा खासा परिणाम भी मिल सकता है। नीतीश के इस्तीफे की खबर इतनी तेज है कि राजद भी सक्रिय हो गया है और अपने सभी विधायकों और मंत्रियों को बिहार में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि नीतीश के सीएम पद से इस्तीफा देने की बात काफी जोरों शोरों से सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से लगातार ये बातें सामने आ रही हैं, जहां पर चुनावी बाजार भी गर्म हो गया है। देखा जा रहा है कि नीतीश एक बार फिर से भाजपा का दामन थाम कर एक नई सरकार का गठन कर सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को एक अच्छा वोट बैंक मिल सकता है। बिहार से काफी ज्यादा मात्रा में वोट मिल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाजपा के कोई भी ऐसा बड़ा नेता या बड़ा नाम नहीं है जो कि बिहार में सक्रिय हो। तो कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आज नीतीश भाजपा का दामन थाम सकते हैं और सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको पटना से बता रहे हैं, जहां पर नीतीश कुमार के भाजपा के साथ नई सरकार संभव बताई जा रही है। इसी को लेकर सियासी बाजार भी काफी अटकलें लगा रहा है और सूत्रों के हवाले से लगातार ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पर भाजपा के समर्थन से आज नई सरकार बना सकते हैं नीतीश कुमार। उनके साथ भाजपा के 2 डिप्टी सीएम भी शपथ ले सकते हैं। नीतीश के इस्तीफे की खबर से चुनावी बाजार काफी गर्म होता नजर आ रहा है। लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं कि आज सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद नीतीश भाजपा के साथ मिलकर एक नई सरकार का गठन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक इन अटकलों पर मुहर नहीं लगाई गई है। सिर्फ सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है और देखा जाए तो इस खबर से कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव पे भी असर पड़ सकता है। अगर नीतीश अपने पद से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थामते हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की नींव जो कि खुद नीतीश कुमार ने रखी थी वो हिल सकती है और इसके अलावा भाजपा के पाले में भी कई ज्यादा वोट बिहार से आ सकते हैं और भाजपा को भी एक भारी बहुमत मिल सकता है, क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं बिहार में भाजपा की पकड़ काफी अच्छी मानी जाएगी अगर नीतीश कुमार उनके पाले में आ जाते हैं। देखने वाली बात होगी कि आखिर इन खबरों पर मुहर कब लगता है या फिर ये खबरें सही होंगी या गलत, ये तो तभी सामने आएगा जब नीतीश कुमार खुद इन खबरों को मानेंगे या फिर इनका खंडन करते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल आपको पटना से खबर बता देते हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार का भाजपा के साथ जाने की चुनावी अटकलें लगाई जा रही हैं, जिसके बाद ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि नीतीश आज सीएम पद से इस्तीफा देकर भाजपा के समर्थन से नई सरकार बना सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं भाजपा के वोट बैंक में काफी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। विधानसभा अध्यक्ष का पद भी भाजपा के कोटे में आने का अनुमान लगाया जा रहा है।
खबरें अभी और भी हैं, उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको गोरखपुर से बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के कार्यक्रम के बारे में बता दें, जहां पर 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री ने की पूजा अर्चना। सीएम योगी के साथ ही बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ ही जनता दर्शन कार्यक्रम भी करेंगे। वहीं सफाई मित्र सम्मान समारोह में भी सम्मिलित होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सफाई मित्र सम्मान समारोह में भी सम्मिलित होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर विश्वविद्यालय जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन भी वितरित करेंगे मुख्यमंत्री। तो खबर हम आपको गोरखपुर से बता रहे हैं, जहां पर आज 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ ही जनता दर्शन कार्यक्रम भी लगाएंगे मुख्यमंत्री। सीएम योगी आदित्यनाथ लगाएंगे जनता दर्शन कार्यक्रम। सीएम योगी साथ ही लगाएंगे जनता दर्शन कार्यक्रम। सफाई मित्र सम्मान समारोह में भी सम्मिलित होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बढ़ते हैं खबरों में, जहां पर रामनगरी को मिलने जा रही है एक और सौगात। योगी सरकार द्वारा अयोध्या को जल्द मिलेगी वाटर मेट्रो। योगी सरकार द्वारा अयोध्या को जल्द मिलेगी वाटर मेट्रो। अब अयोध्या के सरयू में कीजिए वाटर मेट्रो से सफर। केंद्रीय जल मार्ग मंत्रालय ने भेजी अयोध्या वाटर मेट्रो। अयोध्या वाटर मेट्रो राज्य सरकार को जल्द होगा हैंडओवर। अयोध्या आने वाले पर्यटक जल विहार का ले सकेंगे आनंद। अयोध्या में पर्यटन को और समृद्ध करने के लिए वाटर मेट्रो का संचालन शुरू किया जाएगा। जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाटर मेट्रो का संचालन शुरू किया जाएगा। अयोध्या के संत तुलसीदास घाट से गुप्तार घाट तक संचालन किया जाएगा। वाटर मेट्रो करीब 14 किलोमीटर का सफर गुप्तार घाट तक तय करेगी। एक साथ लगभग 50 यात्री जल विहार का आनंद उठा सकेंगे। पर्यावरण का ध्यान रखकर वाटर मेट्रो का किया जा रहा है संचालन। एक साथ लगभग 50 यात्री जल विहार का आनंद उठा सकेंगे। पर्यावरण का ध्यान रखकर वाटर मेट्रो का संचालन किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि अयोध्या में पर्यटन को ध्यान में रखकर वाटर मेट्रो का संचालन शुरू किया जाएगा। जीवन रक्षक जैकेट्स और अन्य उपकरण भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो खबर हम आपको अयोध्या से बता दें, जहां पर रामनगरी को एक और बड़ी सौगात मिलने वाली है, जिसमें योगी सरकार द्वारा अयोध्या को जल्द ही वाटर मेट्रो की सौगात मिल सकती है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अयोध्या से संवाददाता आरपी जुड़े हुए हैं। आरपी, जानना चाहेंगे कि जल्द ही वाटर मेट्रो की सौगात मिलने वाली है, लगभग क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि कब तक मिल जाएगी सौगात? जी और दिखा, पहले तो बताना चाहेंगे कि दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये जितने आम भक्त आ रहे हैं, जितने लोग आ रहे हैं, कहीं ना कहीं रामनगरी अयोध्या को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी जो है यहाँ खेमा जो है सूबे के मुखिया योगीनाथ द्वारा किया जा रहा है कि जगह जगह पर नई नई सौगातें दी जा रही है जो पर्यटन विभाग को बढ़ावा देने के लिए। और कहीं ना कहीं विश्व पटल का मामला है, जो विदेशी आ रहे हैं वो भी रामनगरी अयोध्या में घूमना चाहते हैं या सरयू के किनारे भ्रमण करना चाहते हैं, उनको ऐतिहासिक बनाने के लिए यहाँ पे जो है ये पर्यटन बढ़ावा दे रहा है। और जो मेट्रो तैयार किया जा रहा है, ये जो है यहाँ पे नए घाट से लेकर के ये गुप्तार घाट तक ये जो इसका किराया होगा 500 लोग यात्री बैठेंगे। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है दर्शनार्थी राम भक्त जो है यहाँ का दर्शन पूजन करेंगे और जो भ्रमण करेंगे। और कहीं ना कहीं इसका जो है ऐतिहासिक पूरे विश्व में जो है संदेश जा रहा है रामनगरी अयोध्या को कहीं ना कहीं ऐतिहासिक बनाने के लिए। जी
बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर देखा जाए तो कहीं न कहीं जब से राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु भी रामनगरी पहुँच रहे हैं और राम मंदिर में दर्शन पूजन कर रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए आरपी तो कहीं न कहीं प्रदूषण और पर्यावरण को ध्यान में रखकर वाटर मेट्रो का संचालन शुरू किया जाएगा और तमाम रूपरेखाएँ जो है कि कितने किलोमीटर तक चलेगी और कितने यात्री सफ़र कर सकेंगे, ये सब तय कर ली गई हैं। क्या अभी तक वाटर मेट्रो के लिए जितनी भी जानकारी है वो निकल कर सामने आई है कि आखिर कब तक उसका कार्य शुरू किया जाएगा? जी बंदिगा आपको बताना चाहेंगे जैसे जैसे राम भक्तों का यहाँ सिलसिला जुकानो तेजी से चल रहा है, ठंडक इतनी चल रही है, फिर भी 5 लाख लोग दर्शन पूजन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए उसका कार्य बहुत तेजी से किया जा रहा है और बहुत जल्द ही इसका कार्य चालू हो जाएगा, क्योंकि जगह जगह पर डैम बनाए जा रहे हैं जो जो पानी रोकना है, क्योंकि पानी काफी रहेगा तभी चल पाएगा। तो उसकी भी तैयारी प्रशासन में जुट गया है और बहुत जल्द ही इसका कार्य पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है जितने लोग का है, क्योंकि सूबे के मुखिया उधर खुद निगरानी कर रहे हैं, बराबर यहाँ दौड़ा कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, बहुत जल्द ही इसका कार्य चालू हो जाएगा। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर कहीं न कहीं जल्द ही सरकार एक और सौगात रामनगरी अयोध्या को दे सकती है। बहुत शुक्रिया आर पे आपका ज़्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि जल्द ही सरकार रामनगरी अयोध्या को वाटर मेट्रो की सौगात दे सकती है, जिसमें एक बार में करीब 50 यात्री सफर कर पाएंगे और 14 किलोमीटर तक का ये सफर होगा। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको दिल्ली से बता दें, जहां पर दिल्ली के कालकाजी मंदिर में गिरा स्टेज गिरने से एक की मौत तो वहीं 17 लोग घायल। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में गिरा स्टेज गिरने से एक की मौत, 17 लोग घायल। मंदिर में जागरण के दौरान गिरा स्टेज, जिसमें एक की मौत हो गई तो वहीं 17 लोग घायल बताए जा रहे हैं। देर रात हुआ बड़ा हादसा। देर रात बड़ा हादसा हुआ, जिसमें स्टेज गिरने से एक की मौत हो गई तो वहीं करीब 17 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं ली गई थी। भारी संख्या में जागरण में लोग मौजूद थे, तो वहीं आयोजकों के खिलाफ पुलिस दर्ज कर सकती है केस। आयोजकों के खिलाफ पुलिस दर्ज कर सकती है केस। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में गिरा स्टेज, तो एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली के कालकाजी मंदिर में जागरण के दौरान गिरा स्टेज गिरने से एक की मौत हो गई तो वहीं 17 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। देर रात एक बड़ा हादसा हुआ और ये तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, जहां पर स्टेज गिरने से एक बड़ा हादसा हुआ। दिल्ली के कालकाजी मंदिर की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं, जहां पर मंदिर में जागरण के दौरान स्टेज गिरने से एक की मौत हो गई तो वहीं करीब 17 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली के कालकाजी मंदिर से एक बड़ी खबर, जहां पर जागरण के दौरान स्टेज गिरने से हुआ बड़ा हादसा। जागरण का स्टेज टूटने से 8 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। बिना अनुमति के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रवेश शर्मा दिल्ली से जुड़े हुए हैं। प्रवेश, जिस तरीके से हादसा हुआ है और इसमें करीब कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए देर रात कल दिल्ली के कालकाजी मंदिर पर एक जागरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें बी प्राक जो गायक है, गजल सम्राट भी कहे जाते हैं, और विशेष तौर पर वो भजनों का अपना शुरुआत करने जा रहे थे। प्रवेश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है।
ठीक है, तो हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो दोबारा से हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश, फिर से आपका रुख करना चाहेंगे, आप अपनी बात पूरी करिए। प्रवेश। तो ठीक है, बता दें कि हमारे संवाददाता से संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। देखा जाए तो जिस तरीके से यह हादसा हुआ है इसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, तो वहीं करीब एक की मौत भी हो चुकी है। जानकारी के अनुसार बिना अनुमति के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था, जिसके बाद अब अनुमान लगाया जा रहा है कि आयोजकों के खिलाफ केस भी दर्ज किया जा सकता है। बता दें कि इस जागरण कार्यक्रम में बॉलीवुड सिंगर बी प्राक भी पहुंचे थे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दोबारा से संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रवेश, देखा जाए तो जिस तरीके से ये दर्दनाक हादसा हुआ है और कहीं ना कहीं बिना परमिशन के काम किया जा रहा था, सुरक्षा मानकों का भी ध्यान नहीं रखा गया था इस दौरान। बिल्कुल, देखिए देर रात जिस तरीके से जागरण की शुरुआत हुई थी और इसमें बी प्राक जो एक गायक है वो अपने भजनों की शुरुआत करने जा रहे थे, उनको देखने के लिए बताया जा रहा है, लोगों का हुजूम जुमड़ा। और सबसे बड़ी बात है कि उस ग्राउंड में, या विशेष तौर पर बता दूं कि जिस पूरा आयोजक कर्ता ने जो ग्राउंड बुक किया था, या बात करें विशेष तौर पर, वहां पर सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं था, लेकिन 1400 से 1500 के आसपास लोग जो है वहां पर इस जागरण को सुनने के लिए पहुंच गए। और अचानक से जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आयोजक कर्ता और वीवीआईपी जो एक स्टेज बनाया गया था जिसपे लगातार लोगों का चढ़ना शुरू हुआ, और उसके बाद वो स्टेज अचानक से नीचे गिर गया, उसकी वजह से वहां पर भगदड़ मच गई। भगदड़ बनने की वजह से विशेष रूप से 17 लोग और 45 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई। जो 17 लोग घायल हुए हैं उसमें 8 लोग ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं, और सभी को एम्स दिल्ली के ट्रॉमा सेंटर में एडमिट कराया गया है। 8 लोगों को गंभीर रूप से घायल होने की वजह से बताया जा रहा है कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उनकी जो स्थिति है वो बहुत गंभीर बताई जा रही है। और हालात ये है कि जिस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम किया गया था उसमें विशेष रूप से बताया जा रहा है कि आयोजकों ने पूरी परमिशन ना लेकर सीधा एक ग्राउंड बुक कर वहां पर जो है पूरा ये प्रोग्राम कर दिया। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोगों में क्रेज भी देखा जा रहा था, क्योंकि बॉलीवुड सिंगर आए थे जागरण में और उस दौरान ऐसी व्यवस्था भी नहीं थी कि जो है लोग जो क्राउड मैनेजमेंट की जो व्यवस्था की जाती है आमतौर पर वो नहीं थी, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। क्या अभी तक आयोजकों की तरफ से ये जो हादसा हुआ है इस पर कोई बयान सामने आया है? देखिए, बयान तो अभी सामने नहीं आया, लेकिन मैं आपको विशेष रूप से बता दूं कि जब भी कोई धार्मिक कार्य होता है, विशेष रूप से जागरण हो, चौकी हो, या अन्य कोई किसी प्रकार का जो है इस तरीके का जो धार्मिक कार्यक्रम किया जाता है, अगर बड़े लेवल पे करना है तो उससे परमिशन ली जाती है, दिल्ली पुलिस से परमिशन ली जाती है ताकि वहां पर सिक्योरिटी का इंतजाम हो। लेकिन अगर आप छोटे लेवल पर करते हैं तो उसकी परमिशन नहीं दी जाती है। लेकिन आयोजकों ने इतना अंदाजा नहीं लगाया था कि जो 14 से 1500 लोग वहां पर अचानक से पहुंच जाएंगे और जिसकी वजह से पूरा हादसा हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, बी प्राक की पूरी टीम और उनके जितने भी साथी थे वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब ये भगदड़ मची तो उस वजह से कई लोगों के चोटें लगी, और उसमें 8 लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल है और एक महिला जिसकी मौत हो चुकी है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये दर्दनाक हादसा भी है, क्योंकि लोग आमतौर पर जागरण में शामिल होने के लिए गए थे और उसके बाद जिस तरीके से भगदड़ बची तो लोग और भी ज्यादा घायल हो गए हैं। बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि दिल्ली के कालकाजी मंदिर का यह मामला है, जहां पर जागरण के दौरान स्टेज गिरा, एक महिला की मौत हो गई, तो वहीं करीब 17 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से 8 लोगों की हालत जो है वो काफी क्रिटिकल बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार बॉलीवुड सिंगर बी प्राक जागरण में आए थे, जो कि अपने भजनों के लिए काफी मशहूर माने जाते हैं। उनका गाना सुनने के लिए उनके कई फैंस जो है वो उमड़ पड़े थे। करीब 14 से 1500 लोग जागरण में उपस्थित थे, जिसके बाद स्टेज पर चढ़ने की नाकाम कोशिश करते हुए स्टेज गिरा और कई लोग इसकी चपेट में आ गए। जैसे ही स्टेज गिरा वहां पर भगदड़ मच गई, जिसके बाद 17 लोग घायल हो गए, तो वहीं एक महिला की मौत भी हो गई है। फिलहाल आयोजकों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, क्योंकि आयोजकों ने बिना परमिशन लिए, बिना अनुमति लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा गया था, जिसके चलते कहीं ना कहीं ये हादसा हुआ है। और आपको बता दें कि पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
तो वही खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता देते हैं, जहां पर खराब मौसम के चलते 8 फ्लाइटें रही निरस्त। कोहरे के कारण 17 ट्रेनें चल रही हैं देरी से। तो वहीं मुंबई से एयर इंडिया की फ्लाइट तय समय से पहुंची। एक्स 2753 2773 को तय समय पर पहुंची। खराब मौसम की वजह से फ्लाइट्स हुई कैंसिल। तो वहीं कोहरे के कारण 17 ट्रेनें चल रही हैं देरी से। तो वहीं आपको बता दें कि लखनऊ से दिल्ली की फ्लाइटें भी देरी से पहुंची हैं। मुंबई से एयर इंडिया की फ्लाइट तय समय से पहुंची। तो वहीं लखनऊ सहित दिल्ली की भी कई फ्लाइटें हैं जो कि लेट पहुंच रही हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवेश, देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार कोहरा बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं फ्लाइट्स जो हैं वो निरस्त कर दी जाती हैं, तो वहीं ट्रेनें भी काफी लेट हो रही हैं। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पूरे देश में इस समय सर्दी का सितम जारी है और इसके साथ साथ कोहरे की जो चादर है, विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य कर दी है। मैं आपको बता दूं कि कल भी लगभग यहाँ से दिल्ली से 2 फ्लाइटें गोरखपुर के लिए गई थी, लेकिन गोरखपुर में ज्यादा कोहरा होने की वजह से लगभग 8 से 10 चक्कर लगाने के बावजूद जब उतरने के लिए कोई विजिबिलिटी या पूरा सुरक्षित इंतजाम ना हो सका, तो वापसी उनको दिल्ली से बुलाया गया। ये बड़ी अपने आप में एक हैरान करने वाली बात है, क्योंकि जो फ्लाइट यहाँ से गोरखपुर के लिए रन कर चुकी थी और गोरखपुर पहुंच चुकी थी, लेकिन वो कोहरे के कारण सिर्फ उतर नहीं सकी है। इसमें कहीं ना कहीं जितने भी यात्री थे उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। उसके अलावा मैं बता दूं कि आज भी कोहरे की चादर पूरे दिल्ली एनसीआर में फैली हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से फ्लाइटें रद्द हो रही है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और कई लोग ऐसे हैं जो बिजनेस टूर पर जाते हैं या विशेष रूप से एक अपना बिजनेस जी टूर होता है, या जी विशेष काम के लिए जाना होता है, लेकिन जब ऐसे फ्लाइटें रद्द हो जाती है तो उनका वहां पर पहुंचना मुश्किल हो जाता है। कहीं ना कहीं लोगों को खासी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए तो जिस तरीके से फ्लाइटें निरस्त कर दी जा रही हैं, ट्रेनें भी अपने तय समय से कई कई घंटे देरी से पहुंच रही हैं, तो यात्रियों को तो खासा परेशानी का सामना करना पड़ ही रहा है। और देखा जाए तो जिस तरीके से अभी आपने एक वाकया बताया कि गोरखपुर में फ्लाइट लैंड ना होकर के वापस दिल्ली आ गई, तो इससे भी कहीं ना कहीं यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए मैंने बताया कि जैसे ही एक फ्लाइट जो है इंडिगो की दिल्ली से गोरखपुर पहुंच भी चुकी थी यहाँ से रन करके, लेकिन वहां पर कोहरे के कारण 10 बार बताया जा रहा है कम से कम फ्लाइट ने 10 चक्कर लगाए कि वो गोरखपुर एयरपोर्ट पर उतर सके, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका, क्योंकि कोहरा इतना ज्यादा था कि पायलट को सुरक्षित महसूस हुई, जिसकी वजह से उसको वहां से ना उतारकर वापसी जी दिल्ली बुला लिया गया। और इसके बाद मैं बता दूं कि लखनऊ की फ्लाइट हो, चाहे मुंबई की फ्लाइट हो, या फिर अन्य किसी राज्य की फ्लाइट हो, विशेष रूप से मैं आपको बता रहा हूँ आज भी दिल्ली में कई सारी फ्लाइटें निरस्त कर दी गई है, क्योंकि कोहरा आज भी दिल्ली में छाया हुआ है। लेकिन बार बार सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से ट्रेनें लेट हो रही है, फ्लाइटें लेट हो रही है, तो उससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं क्योंकि लोगों के कई कई ऐसे काम हैं जो कि रुक जा रहे हैं इन्हीं वजहों से। बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार कोहरा बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं इससे लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें कई फ्लाइट्स निरस्त कर दी जा रही हैं, तो ट्रेनें भी अपने तय समय से कई कई घंटे देरी से पहुंच रही हैं। बढ़े हुए कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो गई है, जिस कारण ये फैसला लिया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं टेक ऑफ और लैंडिंग के समय कोहरा होने की वजह से सुरक्षा के मानकों को ध्यान में रखते हुए फ्लाइट्स निरस्त कर दी जा रही हैं। तो वहीं ट्रेनें काफ़ी धीमी रफ्तार से चल रही हैं, जिससे वो अपने तय समय से काफ़ी देरी से अपने स्थान पर पहुंच रही हैं। तो खराब मौसम के चलते लगातार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता पवन तिवारी भी जुड़े हुए हैं। पवन, देखा जाए तो कहीं ना कहीं लगातार फ्लाइट्स जो हैं वो निरस्त करी जा रही हैं, ट्रेनें लेट हो रही हैं, जिससे यात्रियों को भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी, आपको बता दें कि लगातार उत्तर प्रदेश का मौसम है इस समय लगातार खराब चल रहा है। कोहरा और कोल्ड डे का अलर्ट लगातार जारी कारण जो यातायात के साधन है उस पर ब्रेक लग गई है। बात की जाए वायु मार्ग की तो लगातार जो फ्लाइटें हैं वो डाइवर्ट हो रही हैं और अपने तय समय से 2 से लेकर 5 घंटे तक विलंबित चल रही हैं। आज की बात की जाए तो आज भी एयर इंडिया की जो मुंबई से लखनऊ आती थी फ्लाइट उसको दिल्ली डाइवर्ट किया गया है। इसके साथ ही कई जो अन्य उड़ानें हैं वो भी काफी प्रभावित है और लेट से है तथा कई उड़ानों को निरस्त भी कर दिया गया है। मौसम का असर लगातार उत्तर प्रदेश के जो यातायात मार्ग है उस पर और वायु मार्ग सब पे पड़ रहा है। साथ ही साथ घने कोहरे के कारण लोग जो है घरों में दुबकने को मजबूर है। शाम और सुबह के समय ठंडी हवाएं चल रही हैं और घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी लगभग 0 के आसपास हो जाती है, जिससे जो गाड़ियां हैं वो रेंग रेंग कर चलने को मजबूर है। मौसम विज्ञान विभाग की माने तो अभी 4 दिनों तक इस भीषण ठंडक से राहत मिलने की संभावना नहीं है। हाँ, दिन के समय जरूर हल्की धूप खिल रही है जो लोगों को सर्दी से राहत दिला रही है, लेकिन शाम होते ही एक बार फिर से घना कोहरा और ठंडी हवाएं लोगों को घरों में दुबकने को मजबूर कर रही हैं। तो मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार लगभग 1 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में परिवर्तन होगा और हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो सकती है। तो जो फरवरी माह की शुरुआत होगी वो हल्की बूंदाबांदी से होगी, जिसके बाद फिर मौसम धीरे धीरे साफ होने की संभावना है। उसके बाद कोहरे में भी हल्की कमी आएगी। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बढ़े हुए कोहरे की वजह से लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया पवन आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि कोहरे की वजह से लगातार फ्लाइटें निरस्त की जा रही हैं, तो वहीं ट्रेनें अपने तय समय से काफी लेट चल रही हैं। मौसम खराब होने से हो रही हैं परेशानियां। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करेंगे खबरों का। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, खबर हम आपको बता देते हैं। बड़ी खबर बुलंदशहर से सामने आ रही है। बुलंदशहर से खबर, जहां ठंड और घने कोहरे में ढका बुलंदशहर। गलन और ठंड के चलते जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, सामान से भी बेहद कम हुई विजिबिलिटी। ठंड के कारण वाहनों की रफ्तार पर भी लगे ब्रेक। तो ठंड के कारण वाहनों की रफ्तार पर भी लगे ब्रेक। गलन और ठंड के चलते जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, सामान्य से भी बेहद कम हुई विजिबिलिटी। तो एक बड़ी खबर हम आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां पर ठंड और कोहरे की वजह से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। गलन और ठंड के चलते जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, सामान्य से भी बेहद कम हुई विजिबिलिटी। ठंड के कारण वाहनों की रफ्तार पर भी लगे ब्रेक। ठंड और घने कोहरे में ढका बुलंदशहर। तो वही बता दें कि एटा में ठंड और घने कोहरे का प्रकोप जारी। प्रशासन की ओर से चौराहे पर की गई है अलाव की व्यवस्था। प्रशासन की ओर से चौराहों पर नहीं की गई है अलाव की व्यवस्था। प्रशासन की ओर से चौराहों पर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। भीषण ठंड और घने कोहरे से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, सामान्य से भी बेहद कम हुई विजिबिलिटी। प्रशासन की ओर से चौराहे पर अलाव की नहीं की गई है व्यवस्था। भीषण ठंड और घने कोहरे से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से पवन तिवारी और बुलंदशहर से संवाददाता अनिल मीणा जुड़े हुए हैं और एटा से हमारे संवाददाता योगेश यादव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं पवन आपका। और देखा जाए तो जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है और कोहरा भी बढ़ रहा है, प्रशासन की लापरवाही भी लगातार सामने आ रही है। अगर बात की जाए लखनऊ की, तो लखनऊ में क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं?
ऊपर से पैसा आ गया। जी आपको बता दें कि जिस तरह से भीषण ठंडक इस समय लखनऊ में पड़ रही है, बात जी। की जाए दिन की तो दिन में भी कोहरा लगभग हल्का छाया रहता है और जो ठंडक है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो प्रशासन की बात की जाए तो जिला प्रशासन ने छात्रों की सुविधा के लिए स्कूलों को बंद किया था। वहीं अब से एक नया आदेश आया है जिसमें 10 बजे से लेकर 3 बजे तक क्लासेस चलेंगी। और सड़कों पर अगर बात की जाए अलाव की, तो अलाव की व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा कराई गई है, लेकिन अलाव की व्यवस्था इस बार नाकाफी सिद्ध हुई क्योंकि पड़ रही है, तो सारे चौराहों पर अलाव की व्यवस्था अभी नहीं हो पाई है। कुछ चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई। हाँ, रैन बसेरों की बात की जाए तो रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है। रैन बसेरों में रुकने के लिए पर्याप्त जो सुविधाएं हैं उसको दी जा रही है, हीटर लगे हुए हैं। लेकिन अलाव की बात की जाए तो अलाव अभी पूरी तरह से लोगों को राहत नहीं दिला पा रहा है। बात की जाए राजधानी लखनऊ की तो ठंडक लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। कोल्ड डे की कंडीशन यहाँ पर लगातार जारी है। दिन में सुबह और शाम के समय घना कोहरा होने के कारण जो यातायात है उस पर भी ब्रेक लगा हुआ है। तो अभी फिलहाल जो मौसम विज्ञान विभाग है उसके अनुसार राजधानी वासियों को भीषण ठंडक से राहत नहीं मिलेगी। हाँ, शनिवार की बात की जाए तो शनिवार को हल्की दोपहर में धूप निकली थी जिससे लोगों ने सर्दी से राहत की सांस ली थी। लेकिन आने वाले दिनों में फिर से घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी की गई। वहीं प्रशासन की बात की जाए, प्रशासन ने व्यवस्थाएं तो की है, लेकिन जिस तरह से घना कोहरा गिर रहा था और उससे जो विजुअलिटी शून्य हुई और लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो वहीं अलाव की व्यवस्थाएं जो है अभी पूरी तरह से सरकार द्वारा नहीं की गई हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी भी प्रशासन की ओर से चूक के मामले सामने आ रहे हैं। हमारे साथ बुलंदशहर से संवाददाता अनिल मीणा भी जुड़े हुए हैं। अनिल, आपका रुख करना चाहेंगे और आपसे जानेंगे कि बुलंदशहर में किस प्रकार के इंतजाम देखे जा रहे हैं प्रशासन की ओर से। जी देखिए अविंद्रा, मैं आपको बताऊं, जनपद बुलंदशहर की बात करते हैं। जनपद बुलंदशहर में जो प्रशासन के जो दावे बड़े बड़े किए जा रहे थे कि तमाम व्यवस्था की गई है, लेकिन प्रशासन की तरफ से किसी तरह की व्यवस्था ना होना एक चिंता का विषय है। देखिए अगर आज की बात की जाए तो आज का जो मौसम है शायद सबसे ही ठंडा मौसम है, क्योंकि जिस तरह से हवा चल रही है और हवा के साथ साथ कोहरा बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। अगर इस समय बात की जाए तो घड़ी में पौने 10 के आसपास बजे हैं। और देखिए तस्वीरों की बात करें, देखिए मेरे साथ पीछे देखिए आप तस्वीर देख सकती हैं, तो जिस तरह से घना कोहरा है और जो हवा चल रही है। और देखिए जो यहाँ लोग हैं ये स्वयं ही कहीं ना कहीं अपने आप अलाई की व्यवस्था भी कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था के साथ साथ इनका जो कहना है ये सबसे बड़ा ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई भी व्यवस्था अभी तक नहीं की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आदेश बहुत किए थे, लेकिन प्रशासन ने उनके आदेशों को लगातार पलीता लगाया। देखिए मेरे साथ काफी लोग खड़े हैं, हम इनसे बात करते हैं कि कैसा सर्दी का मौसम है और कैसा माहौल है। क्या नाम है आज? लोकेंद्र। अच्छा लोकेंद्र, आज किस तरह की मौसम है और किस तरह की सर्दी आज पड़ रही है? सर सर्दी तो इतनी पड़ रही है कि आज तो सबसे ज्यादा सुनना है, न कोई अधिकारी नहीं सुनना। और सर्दी इतनी है कि दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। सर पूरा महीना सर्दियों का काटे, कोई अनिल, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। पेट भी भरना पड़ेगा। देखिए मेरे साथ एक बुजुर्ग मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। देखिए अमित, जो बड़े बूढ़े मेरे साथ हैं इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, किस तरह का आज मौसम है, किस तरह की सर्दी है और किस तरह के इंतजाम देखे गए हैं? यहाँ कोई अलाई की व्यवस्था या कैसी? कोई व्यवस्था नहीं है और सर्दी खूब पड़ रही है। 1 महीना हो गया कम से कम। और अच्छा, प्रधान की तरफ से या प्रशासन की तरफ तो कोई सफलता का कुछ नहीं मिला है। अच्छा, कहीं कुछ भी कोई ऐसी व्यवस्था? देखिए पवन मेरे साथ मौजूद है, देखिए इनसे हम बात करते हैं। ये किसान है और किसान जिस तरह से खेत में काम करने जा रहे थे, तो क्या नाम है पवन? मेरा नाम पवन कुमार है जी। और सर्दी अधिक से अधिक पड़ रही है, न तो शासन की तरफ से कोई कार्रवाई है, न प्रशासन की तरफ से कार्रवाई है। प्रधान जी सुन नहीं रहे। गरीब जनता ठंड से सिकुड़ रही है, न ईंधन की व्यवस्था है, न लकड़ी की कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, जो मुख्यमंत्री ने आदेश किए थे अधिकारियों को कि तमाम गरीब जो तबके के लोग हैं तमाम व्यवस्था उनके लिए पूरी की जानी चाहिए, ऐसी कोई व्यवस्था देखने को मिली है? मुख्यमंत्री जी ने आदेश तो दे दिया, लेकिन शासन प्रशासन उनके शब्दों पर पलीता लगा देते हैं, अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं और गरीब जनता पर भारी मार पड़ रही है। ठंड अधिक से अधिक है, कोई
सुनवाई नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई गरीब जनता की कोई सुनवाई नहीं है। देखिए मेरे साथ और भी मौजूद है। क्या नाम है? मेरा नाम पुष्पेंद्र जी। अच्छा पुष्पेंद्र, किस तरह की परेशानी सामने आ रही है? जिस तरह से आप लोग मजदूर वर्ग के लोग हैं, काम करने जाते हैं, तो किस तरह की समस्या सामने हो रही है? यही सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है, हाथ नहीं निकले, आँख की कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, जिस तरह से आप लोग जाते हो रास्ते में, कहीं नगर पंचायत के द्वारा, कहीं नगर पालिका के द्वारा या ग्राम प्रधान के द्वारा कहीं कोई ऐसी व्यवस्था मिली है जिससे कि आप लोग जैसे जाते हो सर्दी से बचने के उपाय? नहीं जी, कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, कोई व्यवस्था नहीं है? व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल अनिल, देखा जा रहा है जिस तरीके से बुलंदशहर में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कहीं ना कहीं लोग काफी परेशान होते नजर आ रहे हैं और इस भीषण ठंड से बचने के लिए प्रशासन की ओर से भी जितने भी इंतजाम है वो पर्याप्त रूप से नहीं किए गए हैं, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही उन्हें आने जाने में भी काफी परेशानी हो रही है। हमारे साथ एटा से संवाददाता लगातार योगेंद्र जुड़े हुए हैं। योगेंद्र, आपका रुख करना चाहेंगे और आपसे जानेंगे कि माफ कीजिएगा योगेश, जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है, कोहरा बढ़ रहा है, क्या प्रशासन की ओर से भी कुछ इंतजाम किए गए हैं एटा में? जी मैं आपको बता दूं, वहीं ठंड के कारण नहीं प्रशासन पे कोई है, नहीं कहीं चौराहों पे अलाउड दिखाई दे रहा है, वहीं नगर पालिका की लापरवाही दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं अभी एटा में भी पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए हैं। वहीं देखा जाए तो क्या जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है? योगेश, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था की गई है एटा में? जी मैं आपको बता दूं, वहीं लाख वादे किए जाते हैं बड़े बड़े, मगर वहां देखने की बात है, वहीं प्रशासन लगातार वादे कर रहा है कि हर जगह अलाउड की व्यवस्था की गई है, हर चौराहे पर की गई है, मगर वहीं देखने की बात होगी जब देखा गया तो किसी चौराहे पे ना अलाउड की व्यवस्था की गई, ना किसी व्यवस्था की गई है। वहीं नगर पालिका की भी लापरवाही इसमें देखने के लिए मिल रही है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जा रहा है तो जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है, कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से अभी भी व्यवस्थाएं जो है वो पर्याप्त रूप से नहीं की गई हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार ठंड बढ़ रही है और कोहरा बढ़ रहा है, प्रशासन के इंतजामों की बात की जाए तो अभी भी प्रशासन के इंतजाम जो है वो पर्याप्त रूप से नहीं किए गए हैं। तो वही रामनगरी अयोध्या से खबर सामने आ रही है, जहां पर कोहरे के कारण 5 गाड़ियां आपस में टकराई, 2 महिलाओं सहित एक व्यक्ति गंभीर रूप से हुआ घायल। कोहरे के कारण 5 गाड़ियां आपस में टकराई, 2 महिलाओं सहित एक व्यक्ति गंभीर रूप से हुआ घायल। मौके पर पहुंची क्षेत्रीय प्रशासन ने आवागमन बहाल कराया। कोतवाली रुदौली क्षेत्र के रौजा गांव हाईवे की यह घटना बताई जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता आरपी सिंह जुड़े हुए हैं। आरपी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से यह हादसा हुआ है, करीब 5 गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है? जी अंतिका, बताना चाहेंगे कि ये जो NH हाईवे पे जो है ज्यादा कोहरा होने के कारण जो है ये घटना घटी है और ये आपस में टकरा गई है और जो 2 महिलाएं और एक पुरुष जो घायल हुए उनको जो है अस्पताल में भर्ती गए, उनका इलाज चल रहा है। और कहीं ना कहीं जो राम भक्त अयोध्या में भीड़ को देखते हुए पहले जो प्रशासन ने डायवर्जन कर दिया है, कहीं ना कहीं उसके सहूलियत से बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं चल रही है, इसलिए क्वालिटी कम हो रही है, लेकिन कोहरा जो एकदम चादर छाए हुए है। और रामनगरी अयोध्या में जो इस समय जो काफी ठंड है और काफी कोहरा है, नजदीक से ही लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं काफी कोहरे की वजह से यह हादसा माना जा रहा है। और जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं, अगर उनकी बात की जाए तो उनकी स्थिति कैसी है? जी आपको बताना चाहिए उनका इलाज चल रहा है और थोड़ा ज्यादा चोटें लगी हैं, लेकिन वो ठीक हो जाएंगे। कहीं ना कहीं जो प्रशासन व्यवस्था जो है सुचारू रूप से जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आरपी आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको खबर हम आपको रामनगरी अयोध्या से बता रहे थे, जहां पर घने कोहरे के कारण 5 गाड़ियां आपस में टकरा गई। तो वहीं खबर हम आपको बुलंदशहर से बता दें, जहां पर डीएम और एसएसपी की बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर आरिफ पहलवान पर की बड़ी कार्रवाई। डीएम और एसएसपी पर बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर आरिफ पहलवान पर की गई बड़ी कार्रवाई। डीएम और एसएसपी के निर्देश पर हुई बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर आरिफ पहलवान पर की गई बड़ी कार्रवाई। पुलिस प्रशासन द्वारा 50 लाख की संपत्ति की गई कुर्क। गैंगस्टर आरिफ पहलवान की पुलिस प्रशासन द्वारा 50 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है।
एसडीएम और सीओ ने मुनादी के बाद की कार्रवाई। पूर्व में भी 2 करोड़ संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। खबर बुलंदशहर से, जहां डीएम और एसएसपी की बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर आरिफ पहलवान पर डीएम और एसएसपी ने की है बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर आरिफ की करीब 50 लाख की संपत्ति पुलिस प्रशासन ने की है कुर्क। तो डीएम और एसएसपी के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनिल मीणा जुड़े हुए हैं। अनिल, देखा जाए तो जिस तरीके से जानकारी सामने आई है कि गैंगस्टर की करीब 5 लाख की संपत्ति जो है वो पुलिस प्रशासन ने कुर्क की है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर में डीएम और एसएसपी के निर्देश पर जो कुख्यात गोकत जो आरिफ पहलवान है उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें कि डीएम एसएसपी के निर्देश पर जो उसकी 50 लाख की जो संपत्ति है उसको कुर्क किया गया। और कुर्क करने के बाद जो खुर्जा के सीओ और एसडीएम उन्होंने खुद मुनादी कराकर अपने सामने ही मुनादी कराई है और गांव के प्रत्येक व्यक्ति को संदेश दिया कि कोई भी संपत्ति से छेड़छाड़ नहीं करेगा। अगर बात की जाए तो इससे पहले भी पूर्व में करीब 2 करोड़ की संपत्ति को जो आरिफ पहलवान गोकत और गैंगस्टर का जो वांछित है, इसके जो पहले भी 2 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया था। तो जनपद बुलंदशहर में लगातार जिस तरह से जो माफियाओं पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि डीएम एसएसपी पूरी तरह से एक्टिव मूड में है। और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से जो लोगों को डरा धमकाकर जिस तरह से संपत्ति हासिल की गई थी, उन पर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो निर्देश है कि माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, तो इसी तरह से जनपद बुलंदशहर में वो एक तरह से देखने को मिल रहा है कि मुख्यमंत्री के आदेश का अधिकारी पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने जो डीएम एसएसपी ने कार्रवाई करते हुए निर्देश दिया खुर्जा सीओ और एसडीएम को जो आरिफ पहलवान है उसकी संपत्ति को कुर्क किया जाए। 50 लाख की संपत्ति को मुनादी कराकर कल कुर्क किया गया है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई की गई है। ये बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि एक गैंगस्टर आरिफ पहलवान पर डीएम और एसएसपी के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर उसकी करीब 50 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। उससे पहले भी करीब 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। वही खबर आपको मेरठ से बता दें, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव। बाजार से सामान लेने गई थी युवक की मां, फंदे पर लटकते मिला शव, देखकर चाचा की निकली चीख। घटना की सूचना पर पहुंची क्षेत्रीय पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लोहियानगर थाना क्षेत्र के जाकिर कॉलोनी का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। बाजार से सामान लेने गई थी युवक की मां, जिसके बाद घर लौटने पर फंदे पर लटकता शव देख चाचा की चीख निकली। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता योगेश यादव जुड़े हुए हैं। योगेश, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अब तक जो युवक की मौत हुई है, क्या उसकी वजह सामने आ पाई है? तुम्हारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। देश के बाद में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी जानकारी के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।